Guys, good morning. Good morning, sir. Welcome to the day 5. डे 5, हाँ जी, डे 1 पे हम लोगों ने क्या किया था? बेसिक. डे 2 के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था? कैपिटल गेन. क्या तुम्हें याद है या नहीं? हाँ, एक मिनट. हाँ, एक मिनट, मेरे को आ रहा है, एक सवाल आ रहा है. चलो हम लोग है ना फटाफट सेक्शन देखते हैं और कुछ याद करने की कोशिश करते हैं. रिवीजन, क्योंकि मुझे पता है तुम घर पे जाके तो करते नहीं होंगे. यू पीपल आर सो बिजी मैन, यू नो. सबसे पहले 214, चल बोलते जा. कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए? ट्रांसफर. कहां लिखा है? 247. फिर हमने देखा था हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन. कहां आता है? 48. फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था 50C. काय के लिए था बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग. फिर था 50CA, अनलिस्टेड शेयर्स. कुछ याद आ रहा है? फिर था 50D, इफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट अवेलेबल टेक फेयर मार्केट वैल्यू. आहा. फिर हम लोगों ने वो पढ़ा, वो, अरे याद करो वो. सेक्शन 49 एंड 55, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. याद आ रहा है क्या तुमको? अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 1043. क्या था ये? अमाउंट रिसीव्ड अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम. फिर था 1037, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. 1037A, आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम. साला इतने बार रिवाइज करो, नेक्स्ट टाइम डीटी का पेपर देखो तो तुम्हारे को आंसर ही आने को ना. हाँ, 1038 रीड विथ 112A. चलो, ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब हम लोगों ने बेचा हो. यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड इस डेट के बाद बेचा हो, ये पे किया हो. अगर ऐसा सेटिस्फाइड हो गया तो 112A, अदरवाइज 112. 112 के अंदर में 20%, 1 लाख का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. 112A के अंदर में 10%, 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा. वहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं. वहां रिबेट मिलेगा, यहां मिलता नहीं. लेकिन दोनों बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज कर सकते हैं. पहले 1 लाख माइनस होगा, फिर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज होगा. अच्छा, इसमें पहले क्या माइनस करना है? ऐसा कहीं एक्ट में कुछ लिखा नहीं. आप क्या करने जाओगे? पहले 112. डिपार्टमेंट क्या करना चाहेगा? 112A. याद है? लेकिन कुछ भी कर लो, आंसर में फर्क पड़ता नहीं. मतलब आप कुछ भी लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि एक्ट क्या था? साइलेंट. हाँ. फिर हम लोगों ने बात करी थी, अरे वो 54, घर बेचो घर खरीदो. 54EC, लैंड एंड बिल्डिंग बेचो बॉन्ड खरीदो. 54B, एग्रीकल्चरल लैंड बेचो, एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करो. जो बिकनी चाहिए वो होनी चाहिए अर्बन, जो खरीदनी है वो होगी रूरल या अर्बन. ठीक है. फिर था 54F, F फॉर फॉर्मूला. याद आ रहा है? कुछ भी बेचो घर खरीदो. याद आ रहा है? फॉर्मूला कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन. ऐसा ही फॉर्मूला इधर भी था. कितने जीबी? 54GB. घर बेचो बिजनेस खड़ा करो. याद आ रहा है क्या? हाँ, इक्विटी शेयर लेना था एलिजिबल कंपनी का. वो कंपनी MSME भी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी भी होनी चाहिए. आपने उसके इतने होल्ड करना है इतने साल के लिए. अब ये एग्जिस्ट करता नहीं, ये एग्जिस्ट करता तुम्हारे सिलेबस में नहीं, फाइनल वालों के लिए है. हाँ. अच्छा, फिर वो, अरे वो स्पेशल केसेस. सेक्शन 45(1)A, इंश्योरेंस. याद आ रहा है क्या? चल सुन, पहले तो बेचारे का फ्लड में नुकसान हो गया, ऊपर से तुम उस पर टैक्स ले रहे हो. इमोशनल फ्रंट नहीं, इंश्योरेंस मिला तो टैक्सेबल कर रहे हैं. याद आ रहा है क्या? उसमें भी डेप्रीसिएबल, नॉन डेप्रीसिएबल. नॉन डेप्रीसिएबल में से क्या माइनस करेंगे? WDV. बुक नहीं खोलने का, इधर रिवाइज कर. हाँ, नॉन डेप्रीसिएबल में से क्या माइनस करेंगे? अरे झंडू बाम केसरी जीवन डेप्रीसिएबल में से माइनस करेंगे. डेप्रीसिएबल में से क्या माइनस करेंगे? WDV. नॉन डेप्रीसिएबल में से क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल.
उसमें भी लिपस्टिक वाला पॉइंट था, वॉट एवर इज द अमाउंट रिसीव्ड। क्या फॉर्मूला चेंज होगा? हाँ, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन लेना है। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने पढ़ा 45 सबसेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आहा, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, हा अमेंडमेंट है। काय अमेंडमेंट आहे ते बघा। कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कितनी इनकम? 2। स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट 1। अच्छा, याद करो 2 इनकम कैसे आती है? ये कैपिटल गेन, ये पीजीबीपी। पीजीबीपी इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। यहां फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस नॉर्मल कैलकुलेशन। जो फॉर्मूला रहेगा उसमें अपर साइड में आएगा CII फॉर द ईयर ऑफ कन्वर्जन। याद आ रहा है? अच्छा, जो 6 मंथ काउंट होंगे फ्रॉम द ईयर ऑफ सेल होंगे अगर बॉन्ड ले रहे होंगे तो। याद है? फिर हमने पढ़ा 45(3) पार्टनर टू फर्म, 45(4) फर्म टू पार्टनर। पार्टनर टू फर्म बुक वैल्यू एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म टू पार्टनर वट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन, इसमें 3 पार्ट थे। कितने थे मालिक? 3। इनिशियल, एनहांस, इंटरेस्ट। ये चार्ट दिख रहा है क्या तुमको? तुमको भी दिख रहा है? अरे मेरे को तो दिखता है, तुमको भी दिखता है। अच्छा सुन, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल इन IFOS, उसमें से कितना डिडक्शन है? 50%। याद आ रहा है क्या? इनिशियल कंपनसेशन जब भी बेचा तब भले ही पार्ट कंसिडरेशन मिले, होल कंसिडरेशन इज टैक्सेबल, लेकिन तुमको टैक्स का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो काट के देगा। हाँ, अगर कंपनसेशन उतने से ऊपर गया तो, अगर कंपनसेशन उतने से ऊपर गया तो 2.5 लाख। हाँ, फिर हमने बात करी थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स। अच्छा, एनहांस कंपनसेशन हो सकता है जब प्रेशर आएगा, अगर ऐसा कुछ बढ़ता है वॉट एवर इज द अमाउंट रिसीव माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील लेना था, क्योंकि हम फिर से कोई एसेट बेच रहे नहीं है। यही अगर रिड्यूस किया तो रिकम्प्यूट होगा। यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा है। आओ, अच्छा, यानी कुल मिला के 5 1 5 5 2 10 5 15 5 25 25 25 सेक्शन अब तक के हमने पढ़ लिए पिछले 4 दिनों के अंदर। 4 भी नहीं, 3 ही। एक तो बेसिक में ही गया, तो 3 दिन के अंदर 25 सेक्शन तुमने कैपिटल गेन के पढ़े हैं, और ये है वो सारे 25 सेक्शन। पॉसिबल है मैं एक हाथ कोई भूल ही रहा हूंगा, है ना? तो भाई साहब 25 सेक्शन अब तक आपने पढ़े हैं। आइला कैपिटल गेन में इतने थे, हाँ, और तुमको लगा कि बस कैपिटल गेन में इतने थे। सर क्या ये सेक्शन सब याद रखने पड़ेंगे? हाँ। क्या आप पूछ सकता है? हाँ। सर कैसे पूछेगा? MCQ। सर मुझे एक बात बताओ, MCQ आने से हमारी जिंदगी अच्छी हुई या बुरी? बुरी। क्योंकि अब जिन पे क्वेश्चन नहीं भी आते थे उन पे भी आएंगे। अब जो जिन अब देखो, थ्योरी में तो तुमसे पूछ नहीं सकते थे कि इसका सेक्शन नंबर क्या है, अब वो तुमसे काय में पूछेंगे। और इंस्टीट्यूट कितना मस्त था ना, 30 मार्क का MCQ दे रहे होंगे 100 पेपर में, तो उनने सैंपल MCQ के नाम पे भी सिर्फ 30 ही MCQ दिए। मस्त। और उसमें से मेरे को लगता है एक भी नहीं पूछेगा, ये सुनो। पर खैर, अपने को उस पर दिमाग नहीं लगाने का बेटा, अपन ने अपनी तैयारी करके जाने की, राइट? ऐसा तैयारी करो कि पेपर 110 का है, पूरा 110 लिख के आने का बोलना है, जा कोई भी 100 चेक कर ले। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, औकात में आते कोई भी चेक कर पर 40 दे दे। थोड़ा औकात में आते कोई भी चेक कर 40 दे दे। नहीं, ये बहुत डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, कुछ भी कर ले 60 दे दे, दोबारा ये नहीं देना है, दोबारा ये चेंज होने वाले पेपर नहीं देना है। भले अनचेंज वाले दे देंगे, चेंज वाले नहीं देना है। बहुत लगती है, समझ गए ना तुम कितनी लगती है? चलो आ जाओ। एक नया है वह, आपको पता है ये आया था नया, पिछले अटेम्प्ट में आ गया था, RTP में था, है ना? रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट, आता ह्याचं काय मीनिंग?
रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसका क्या मीनिंग है? अब जरा सुनो, ये बहुत जरूरी था आज के प्रैक्टिकल टाइम में ऐसा कोई सेक्शन इस पॉइंट के ऊपर आए। सर क्या जरूरी था ये बताइए। इमेजिन अ सिटी लाइक पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, राइट, और लेट्स से चेन्नई, कोलकाता, दीज मेट्रो रीजन्स, राइट, स्पेसिफिकली। नाउ पुणे को अपन मेट्रो बोलते नहीं, पर पुणे एक्चुअली मेट्रो है। बैंगलोर को भी बोलते नहीं, बट दीज आर मेट्रोज नाउ डेज। अच्छा अब सोचना, यहां पे पुराने एरियाज जो हैं, अब ये इतनी तंग गलियां हैं, राइट, कि यहां पे कोई नया कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहली बात तो जगह ही नहीं है, ये सुनो। अब मुंबई को इमेजिन करना, मुंबई के अंदर में कई पुरानी चाल्स होंगी, और वो है मेजर इन द हार्ट ऑफ द सिटी। यस, अब क्या होता है, इमेजिन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज जयकांत शिकरे, राइट, हु इज अ बिल्डर, हु इज अ बिल्डर। वो जाता है, वो देखता है कि यार एक बहुत पुरानी चाल, जर्जर सी चाल पड़ी है, क्यों ना इसे मैं रीडेवलप कर दूं, जिसे हम सीधे शब्दों में कहते हैं सोसाइटी रीडेवलपमेंट और सोसाइटी रेनोवेशन, जिसके तहत बिल्डर यहां पे जितने सोसाइटी ओनर्स है, चाल ओनर्स है, या जो भी पुराने बिल्डिंग ओनर है, इन्हें एक ऑफर देता है कि भैया मैं यहां पे आपके जो पुराने घर है इसे तोड़ दूंगा और यहां पे नई बिल्डिंग बनाऊंगा। और इन्हें ऑफर कुछ इस तरीके से दिया जाता है, अगर आपके पास अब तक 1 BHK है तो मैं आपको 2 BHK दे दूंगा विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट, एक्सेप्ट द स्टैंप ड्यूटी जो पे करनी पड़ेगी हायर स्पेस एरिया के लिए। या उन्हें ऑफर किया जाता है कि बॉस मैं आपको 1 BHK की जगह 2 BHK भी दे दूंगा, एक शॉप भी दे दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या डील होती है उसके ऊपर। प्लस जब तक कि ये नई बिल्डिंग नहीं बनती, आपको आपका घर शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस भी हम बेयर करेंगे, प्लस जहां आप जाकर के रह रहे हैं वहां का रेंट भी हम बेयर करेंगे। आप सोच रहे होंगे बिल्डर इतना अच्छा कैसे हो गया? मन में सवाल आना चाहिए, पूछो ना क्या फायदा उसका, उसका फायदा क्या, पूछो ना। सर पहला फायदा है सब्सिडी, गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलेगी सब्सिडी। दूसरी बात, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर आएगा, जो 80 IIB में उसको 100% बेनिफिट दे रहेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तीसरी चीज, इस एरिया में मान ले 1 BHK की जगह उसको 2 BHK मिल जाएगा उस आदमी को, लेकिन इनको हायर फ्लोर इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। वो दूसरे जगह से TDR लोड लेकर अपनी बिल्डिंग बना देंगे और ऊपर का प्रॉफिट सेल कर देंगे। अब हाउ दे विल जनरेट द प्रॉफिट? पार्किंग लॉट सेल होंगे। पुराने घर को पार्किंग नहीं था तो वो घर देने के लिए लायबल नहीं है, पर अब उनको पार्किंग चाहिए तो इनको पैसा देना है। दूसरा, वो शॉप्स बेचेंगे, वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जिंदगी भर वो पार्किंग का इनकम जनरेट करेगा। प्लस इन बिल्डिंग्स के टॉप के ऊपर रूफटॉप होटल, ये सुनो, कपल के लिए रूफटॉप होटल ओपन कर देगा वो, ताकि वहां जाकर के धिंगा मस्ती हो सके, व्हाटएवर। ये सुनो, एक आधी कोई बड़ा स्पेस मिला कोचिंग क्लासेस वाले को दे। आप समझो, रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट्स होते। दूसरी बात क्या होगा कि बॉस इतने जनरेशन वाले पॉइंट मिल जाते हैं उसको, और दूसरी बात वहां पे स्पेस मिल जाता है, जहां पे पहले नहीं था अब वहां पे स्पेस मिल जाता है, तो वो और भी एक्टिविटीज वहां पे चालू कर सकता है। एक रिक्रिएशनल हॉल बना देता है, वहां पे एम्पी थिएटर बना देता है, ताकि वहां से उसको रेवेन्यू जनरेशन चालू हो जाए। वहां पे एक और छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको जिंदगी भर के लिए रेंट पे चढ़ा देता है। वो मतलब सोने देने वाली मुर्गी है, मतलब आने वाली 7 पीढ़ी रेंट पे चलती रहेगी, ये कभी उसको सेल ही नहीं करेगा। दैट्स हाउ बिल्डर थिंक एंड गो इनटू दिस एस्पेक्ट। तो उसको साल भर का रेंट देना किसी को, ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। उसको मालूम है वो 1 साल बाद इसको पूरा डबल से रिकवर करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइम एरिया में होने के कारण वो रेंट ज्यादा ले पाएगा न्यू प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए कोई बिग डील नहीं है। वो बैंक से इमीडिएटली सीसी उठाएगा। देखो उसका दिमाग बताता हूं क्या करेगा, जो सी है उसको देगा, बैंक से सीसी उठाएगा, बैंक से लोन उठाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेगा, मतलब वैसे टैक्स फ्री हो गया वो। प्लस जो रेंट आएगा ये यहां पे वो लॉस बुक करते जाएगा इन ईयर्स में, आगे के साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ करते जाएगा। यानी टेक्निकली उसको 8-10 साल टैक्स ही नहीं दिखना है, और प्रॉफिट का प्रॉफिट। ऐसा दिमाग लगाया जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं, बेटा आपने ऐसा नहीं करना। ये देश और टैक्स चोरी है। इसे टैक्स प्लानिंग, इस कॉन्सेप्ट को मैं टैक्स प्लानिंग में समझाता हूं सीए फाइनल में, कि बॉस एज अ बिल्डर तुम्हारा टैक्स प्लानिंग एंगल ये बन सकता है इफ यू आर वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ बिल्डर। नाउ द पॉइंट इज, अब ये क्या करता है, ये जाता है व्यक्ति के पास। लेट्स अज्यूम
ये फ्लैट ओनर था गोटिया। कौन था? गोटिया। ये गोटिया को ऑफर करता है, गोटिया तू सुन एक बात, यू सेल दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अंडर द रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। रीडेवलपमेंट मतलब अपन इधर तेरा जो फ्लैट है इसको पूरा डिमोलिश करेंगे और एक मस्त चकाचक नई बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें देखो इधर में 2 BHK देगा। अब सोचो उसको विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी भरना है, विदाउट एनी कॉस्ट अगर उसको 1 BHK का 2 BHK मिल रहा, कौन नहीं बोलेगा? प्लस दूसरा वो आदमी दिमाग काय पे लगाएगा कि मेरे को कहीं और जाना है, कहीं और जाने के लिए अदर कंसिडरेशन भी खुद ही देते कि बॉस मैं इतना रेंट दे रहा हूं, तुम जाकर के तुम्हारा दूसरी जगह देख लो, प्लस शिफ्टिंग एक्सपेंसेस भी हमारे तरफ से लो। मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है, उसका नया घर डेवलप हो गया, जो पुराना घर था बदबूदार अब वो नया घर बनने वाला है, दैट टू विथ न्यू फैसिलिटीज। यस और नो? ही विल अग्री टू इट। और इसके लिए एक अग्रीमेंट बनता है उस सोसाइटी के साथ, उस व्यक्ति के साथ, जिस अग्रीमेंट को कहा जाता है रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट, या इसे रिनोवेशन अग्रीमेंट भी कहा जा सकता है। अब ऐसे केसेस में देखो, आपको नहीं लगता गोटिया अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है किसी बिल्डर को, विच इज जयकांत शिकरे, और इसके बदले में इसे अगेन एक कैपिटल एसेट ही मिल रहा है? डोंट यू थिंक दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47? हाँ या ना? इस पे कैपिटल गेन आना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 45(5)(a), एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 45(5)(a). अब इस केस में कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन of his share plus other consideration received if any। वर्ड देखना क्या लिखा है। पहली बात तो हमें क्या उठाना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या उठाना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ये समझ इंपॉर्टेंट है। लेट्स से 2013 में हमारे बीच में ये अग्रीमेंट हुआ, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। 2013 के बाद 1 साल लगा पूरी पुरानी सोसाइटी को डिमोलिश करना। इमेजिन अ कॉम्प्लेक्स लाइक प्रेस्टीज पॉइंट, इसको पूरा डिमोलिश करना, इसका मलबा हटाना, वापस से खोदना, नई नींव डालना, नया कॉम्प्लेक्स खड़ा करना। विल इट टेक टाइम एटलीस्ट ऑफ 2 years मिनिमम टू मिनिमम? दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू एनी अदर गवर्नमेंट रेगुलेशन। दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू एनी अदर गवर्नमेंट रेगुलेशन कि भैया ये एरिया था, फिर आधे लोग चिल्लाएंगे, सीए वाले बच्चे चिल्लाएंगे हाय हम कहां जाए, हमारा पहला घर, हमारा पहला घर। ओरिजिनल वाला तो दूसरा है ना रे, वो तुम्हारा दूसरा घर है, ये तो पहला है ना, राइट? लाइब्रेरी, हाय हमारा कमरा, हाय हमारा कमरा, मेरा पर्सनल रूम जिसको मैं बहुत लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अब क्या होगा, इसमें कई तरह के लोग बीच में आते हैं। फिर यहाँ पे जितने भाऊ तुम्हाला वाढदिवसची हार्दिक शुभेच्छा वाले रहेंगे वो आएंगे, ऐसा कैसा ये क्या है? मतलब आप समझो बहुत सारी चीजें आएगी। अब मान ले 2018 में ये प्रॉपर्टी सब तोड़ ताड़ के वापस बनाया, पूरा का पूरा नया कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स बनाया तब भी कंसिडरेशन नहीं लेना है। कंसिडरेशन कब लेना है? जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ जाए। मतलब क्या? जब नई बिल्डिंग बनेगी, इस नई बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आएगा म्युनिसिपैलिटी से। कहां से आएगा? म्युनिसिपैलिटी से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिस दिन आया उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी। मतलब 2013 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है क्या? नहीं, 2018, वो भी उस दिन का जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आए। क्लियर है? प्लस अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन का मतलब समझ रहा है क्या तुमको? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो ये घर की हुई, प्लस उसको रहने के लिए रेंट दिया था, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस दिया था, ये सारी चीजें आती है अदर कंसिडरेशन में। ये सारी चीजें एक साथ टैक्सेबल। इन शॉर्ट, वॉट एवर इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम बिल्डर, घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश कंसिडरेशन अदर मिला होगा, तो ये आपका बनेगा टोटल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर है? इसमें से माइनस करने का एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इफ एनी, जो बचेगा वो बचेगा नेट कंसिडरेशन। इसमें से माइनस करने का
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में से क्या माइनस करने का बेटा? एग्जम्पशन। जो भी कुछ होगा ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन। कितने लोग ये सेक्शन पहली बार पढ़ रहे? इसके पहले कभी नहीं पढ़ा? कैसी बातें कर रहे हो? पिछले आरटीपी में भी होगा ना यार ये। इनफैक्ट पिछले आरटीपी के थ्रू ही इसके ऊपर क्वेश्चन भी थे। डन? ओके, नाउ लेट्स फोकस। बॉस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। अब सुन, मैं जरा कंफ्यूज हूं। क्या हूं? कंफ्यूज। मान ले उसने इतना बड़ा पट्टा लिया पूरा, इसमें बनाए ये विंग्स A B C D E F। अब जो बंदा प्रॉपर्टी दे रहा है उसको घर था बी विंग में, उसको घर कहां था? बी विंग में। आपको तो पता है हमें लेना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। हमें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पूरे प्रोजेक्ट का चाहिए या सिर्फ उसकी बिल्डिंग वाला चाहिए? सेंसिबल पॉइंट, इसीलिए वर्ड है ऑफ हिज शेयर। इसीलिए वर्ड क्या है? ऑफ हिज शेयर। पूरा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, उसको जहां शेयर मिल रहा है, अगर उसको वो घर मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने ले लेने का है। क्लियर है? ओके सर, मुझे एक बात बताओ, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया ही नहीं, क्या कैपिटल गेन टैक्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता नहीं। तो सर अब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ एग्जाम्पल है। देखो, मैंने असेट को एक्वायर किया सन 2004-5 में, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट बना सन 2014-15 में, दैट इज 14-15। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया 2018-19 के अंदर में। नाउ टेल मी, कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा? 2018-2019। कैन यू टेल मी इंडेक्सेशन अप टू? इंडेक्सेशन कहां तक मिलेगा? 2014-15। कैन यू टेल मी व्हाई? Asset is transferred in 14-15. It's just that you are deferring the capital gain. Asset तो 2014-15 में ट्रांसफर हो गया, 14-15 में ट्रांसफर हो गया. You are just deferring the capital gain. अच्छा, the third point. Will indexation change? Will index formula change? Yes or yes? Can you tell me the formula now? मैं आज नहीं लिखूंगा मैं. Cost of acquisition और फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है क्या? यानी अपने केस में 14-15 वाला डिवाइडेड बाय या तो 100 या तो CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन या तो CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड। डू यू अग्री बॉस? Boss, do you agree? Is it done? Okay. चलो जी, नाउ अब आते हैं एक और पॉइंट पे। सर सुनो, एक और एग्जांपल आप सभी के सामने रखता हूं, सोचना समझना और फिर जवाब देना।
मैंने 2014-15 में रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। मुझे बिल्डर ने एश्योर किया है रेरा के तहत कि वो 2024-25 में मुझे मेरा घर दे देगा। एक मिनट, हो सकता है तुमको एग्जाम में रेरा वर्ड यूज कर दे डीटी में, जस्ट घुमाने के लिए दिमाग फिक्स रखना, रेरा का डीटी से कोई लेन देन नहीं है। पर वो इस जगह रेरा के अंदर क्या होता है, कमिटमेंट होता है कि आप कब तक प्रॉपर्टी वापस दोगे या कब तक प्रॉपर्टी डिलीवर करोगे। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको क्या करे, एक रेरा का वर्ड बीच में घुसा दे, राइट, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। एंड यू विल बी लाइक, हाँ कसम रेरा तो कहीं पड़ा ही नहीं था पूरे डीटी में, फर्स्ट ट्रैक भी किया था, रेरा तो आया ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे। रेरा सिर्फ आपको बताता है कि उसने कंप्लीशन डेट क्या दी है। अच्छा सुन, तो 14-15 के अंदर में, 14-15 के अंदर में मैंने रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन कर दिया। बिल्डर एश्योर मी कि बॉस मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी दे दूंगा बाय 24-25, टू विच आई वाज ओके, क्योंकि वैसे भी बाकी टाइम तक के रहने का कॉस्ट कौन बेयर कर रहा था, बिल्डर। सो आई वाज ओके विथ इट। नाउ इन 2018-19 what happened is, रोहन सर said me कि सर सुनो, आपको तो घर 24-25 में मिलने वाला है, बट somehow I like the property, ये प्रॉपर्टी के राइट्स जो है ये आप मुझे आज ही सेल कर दो। मतलब मैं आपको आज ही, आप कितना कंसिडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैंने बोला 50 लाख। बोले मैं 65 देता हूं, आप ये प्रॉपर्टी का राइट मेरे को आज ही दे दो और आप अपना कहीं दूसरा कुछ देख लो। मैंने लगाया बनिया दिमाग, मैंने बोला पहले तो प्रॉपर्टी मिलने वाली है 24-25 में, 18-19 में कोई मेरे को 15 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है जिसके एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 50 लाख है। मैं बोला तुरंत दान मां कल्याण। मैंने 65 लाख रुपए ले लिए और अपना राइट ट्रांसफर कर दिया। इन शॉर्ट आई एम सेइंग आई हैव ट्रांसफर्ड द राइट बिफोर आई रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। I have transferred my right before the certificate of completion. In which year capital gain is taxable, if any? पहली बात, क्या कोई कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा क्या? हाँ, बिकॉज राइट इज ट्रांसफर्ड, राइट इज रिलिंक्विश्ड, राइट इज रिलिंक्विश्ड। तो रिलिंक्विशमेंट के तहत ट्रांसफर तो आएगा, भले ही सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया हो या नहीं। ये पॉइंट मैं सीए फाइनल में समझाता हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं, पॉइंट सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आएगा जब आएगा, आज तो तुमने राइट ट्रांसफर कर दिया, जिसका एनकैश कर लिया, अमाउंट रियलाइज नाउ, टैक्सेबिलिटी तो आएगी। सवाल, टैक्सेबिलिटी कब आएगी, 24-25 में या 18-19 में? क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तो आया ही नहीं। हाँ, ये है एक्सेप्शनल पॉइंट। मतलब अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आने से पहले आपने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, टैक्सेबिलिटी विल अराइज इन द ईयर व्हेन राइट इज ट्रांसफर्ड, इन द ईयर व्हेन राइट इज ट्रांसफर्ड। और फिर उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेने का, उस दिन का क्या करने का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेने का। जिस दिन आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्ट कर लेने का। सो प्लीज राइट डाउन, इफ right is transferred prior to receipt of certificate of completion, capital gain will arise in the year when such right is transferred. Capital gain will arise in the year when such right is transferred. यानी इस केस में, इस एग्जाम्पल में, कौन से साल में, 18-19। If it is done, चलो, so 45(5) whatever is the stamp duty value as on the date of certificate of completion of his share plus consideration received by any other person and उससे related ये points clear है मालिक? अच्छा, अब अगर ये बंदा
बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 6 मंथ कहां से काउंट होंगे? इफ दिस पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड इन 54 EC, 6 मंथ कहां से काउंट होने चाहिए? 4, 5, 14, 15 या 18, 19 के आगे से? क्लियर है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिस साल से कंप्लीशन है वहां से अब 6 मंथ काउंट होंगे बॉन्ड लेने के लिए, क्योंकि कैपिटल गेन इस साल अराइज हो रहा है ऐसा माना जाएगा। क्लियर है बॉस? ओके, दिस वाज द ओवरऑल प्रोविजन, दिस वाज द स्पेशल एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल द कैपिटल गेन। इसके अलावा एक और चीज है जो पिछले ही अटेम्प्ट में पूछी थी, 50B स्लम सेल, कुछ याद है? इसके ऊपर ही क्वेश्चन था, आई थिंक ओल्ड सिलेबस वालों को इसके ऊपर ही क्वेश्चन था। स्लम सेल means a sale of capital asset without individually valuing the assets, without individually valuing the asset, at a single lump sum consideration, at a single lump sum consideration. Now net consideration minus net worth will be the capital gain. Net consideration minus net worth will be the capital gain. Now what is net consideration? What is net consideration? Anybody? बोलो। Sale consideration minus expenses on transfer. Second, net worth. Second, net worth. Anybody? Total assets minus current liabilities. Now, how to calculate total assets? Depreciable assets at WDV, other assets at book value, third, revaluation of assets is ignored if assets liable to depreciation but no depreciation is taken. Take value after depreciation. Take value after depreciation. ध्यान से सुने, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं एक पॉइंट याद दिला देता हूं। इफ इन केस ऑफ अ स्लम सेल बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, कुछ याद आ रहा है? व्हाई बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल? बिकॉज ऑल टुगेदर द कैलकुलेशन इज डिफरेंट. हियर वी डू नॉट टेक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वी डायरेक्टली टेक नेट कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ. सो व्हाट इज नेट कंसिडरेशन? सिंपली सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. What is net worth? Net worth is equals to total asset minus current liabilities. However, you can also use
current assets, capital plus reserve plus long term borrowing. You can also use this formula depending upon what is available with you, right? Okay. अब total assets कैसे लेना है? अगर कोई depreciable asset है उसको WDV पे लेना है. मान लो कोई एसेट डेप्रिसिएबल एसेट है पर डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, आपको डेप्रिसिएशन लेने के बाद ही उसका वैल्यू लेना है. सर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? वही जो पीजीबीपी में है, वही जो पीजीबीपी में था. तीसरा, अगर एसेट डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, फॉर एग्जांपल कैश, डेटर्स, यस और नो, क्लोजिंग स्टॉक, इनको आप एग्जैक्ट वैल्यू पे ले लोगे. देन अगर कोई एसेट रिवैल्यू किया होगा, ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है, इधर देखो, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए की थी, आपने इसे 7 लाख किया और रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख रुपए खड़ा कर दिया. आई होप यू नो इट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. अब आप प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या लोगे, 7 लाख या 5 लाख? 5 लाख. रिवैल्यूएशन इज टोटली इग्नोर्ड. रिवैल्यूएशन इज टोटली इग्नोर्ड. आपको 5 लाख लेना है विदाउट कंसीडरिंग द रिवैल्यूएशन, विदाउट कंसीडरिंग द रिवैल्यूएशन. क्लियर है? सो नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ. अब बताओ, आपको तो पता है हम पूरा का पूरा एक साथ सिंगल कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, हां या हां? हां या हां? हम एक साथ पूरा सिंगल कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कैपिटल गेन? long term. Let's assume in this class, right, in this class there would be some asset which is short term, there would be some asset which is long term. Correct or not? Now how you will identify? So all long term. कैसे निकालना? अलग अलग निकालना है ना. CR सुब्रमण्यम, वीडियो में बोल नहीं सकता. हाँ, अच्छा बताओ, इसमें से जैसे कैमरा देखो, इधर का कैमरा शॉर्ट टर्म है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ. लाइट शॉर्ट टर्म है, कुछ बेंचेस शॉर्ट टर्म है, कुछ बेंच पे आपको बैठ के पता चल गया होगा लॉन्ग टर्म है. सरकाज़म इज इंपॉर्टेंट बॉस. हाँ बोल भाई. अब बता, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? अब मैंने इन सबको एक साथ बेच दिया 50 लाख में. नेचर ऑफ गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म? हाउ यू डिसाइडेड दिस? सर सब्सटेंस ओवर फॉर्म. बराबर ना. वो पड़े पड़े भी एक आध दिन लॉन्ग टर्म तो हो ही जाता था, तो मैंने सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगा दिया और पूरे के पूरे कैपिटल गेन को बोल दिया लॉन्ग टर्म. लग रहा है ना कुछ कमी रह गई थी कहीं ना कहीं. हाँ, वो यही कमी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया. सुनो सर, नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करता है होल्डिंग ऑफ पीरियड ऑफ यूनिट रादर देन एसेट. होल्डिंग पीरियड ऑफ यूनिट, जिस यूनिट को तुम बेच रहे हो इसका होल्डिंग पीरियड कितना है रादर देन इसके अंदर के असेट्स का होल्डिंग पीरियड कितना है. राइट? तो मैं ये देखूंगा ये क्लास हम कितने महीने से होल्ड कर रहे हैं, क्या ये 36 महीने से ऊपर है, 36 महीने से नीचे है. इफ इट इज मोर देन 36 मंथ, इफ इट इज मोर देन 36 मंथ, इररिस्पेक्टिव इसमें कितने लॉन्ग टर्म है कितने शॉर्ट टर्म है, इफ द क्लास इज होल्डेड फॉर मोर देन 36 मंथ, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट विल बी अ शॉर्ट टर्म. गेटिंग इट और नॉट? यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असेट, क्योंकि हम इंडिविजुअल असेट को वैल्यू ही नहीं कर रहे. जब हम इंडिविजुअल असेट को वैल्यू नहीं कर रहे, द क्वेश्चन ऑफ हैविंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेपरेटली डज नॉट अराइज. द क्वेश्चन ऑफ हैविंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेपरेटली डज नॉट अराइज. अब हम देखेंगे होल्डिंग पीरियड ऑफ यूनिट जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं. अगर जिस यूनिट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ये 36 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग, अदरवाइज शॉर्ट. हां या हां? हाँ या हाँ? अब मेरे को एक डाउट है, सुनना. मान ले इसके अंदर कुछ एसेट तो ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म है और कुछ एसेट ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म है. ठीक है, ध्यान से सुन, बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं. मान ले कि इन एसेट को तूने 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया, यानी इंडिविजुअली ये लॉन्ग टर्म है,
लेकिन यूनिट 36 मंथ से कम होल्ड किया तो ये क्या बन गया? शॉर्ट टर्म। अब क्या एग्जाम्पशन अंडर 54 जो लॉन्ग टर्म को मिलने वाले थे वो इनमें से मिलेंगे क्या? मैं अगेन क्वेश्चन बोलता हूं, अज्यूम अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड कितना हो जाता है? 24। पर अब तो हम पूरे यूनिट की बात कर रहे हैं, हम ये यूनिट ही उठा करके बेच दे रहे हैं। यूनिट को हुए अब तक 30, मतलब इंडिविजुअली प्रॉपर्टी इज शोइंग लॉन्ग टर्म बट यूनिट इज शोइंग शॉर्ट टर्म। वेदर कैपिटल गेन में से जो एग्जाम्पशन लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है 54 to 54 जीबी, क्या वो क्लेम किया जा सकता है? हां या हां? अच्छा, इसी के तरफ से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ नेचर बदल जाएगा। मान ले असेट डेप्रीसिएबल असेट है, 5 साल से होल्ड कर रहे हैं। डेप्रीसिएबल असेट है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता तो गेन जो आएगा वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी तो लॉन्ग टर्म हुई। अब उसको 54 ईसी का बेनिफिट लेना है, क्या वो ले पाएगा क्या? क्योंकि 54 ईसी सिर्फ लॉन्ग टर्म पे मिलता है। अब सुन वापस से एक बार, जिन जिन को सवाल नहीं समझा, मैं इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ये तूने मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। बॉस, मैं 5 साल से एक असेट होल्ड कर रहा हूं और ये असेट डेप्रीसिएबल असेट है। डेप्रीसिएबल असेट है मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हां या हां? चल इधर देख, लेट से एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने डेप्रीसिएशन क्लेम किया, दिस असेट बिकेम डेप्रीसिएबल असेट। डेप्रीसिएबल असेट को मैं जब सेल करूंगा तो इस पे जो गेन आएगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन इस बिल्डिंग को मैं 5 साल से होल्ड कर रहा हूं, मतलब नेचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया लॉन्ग टर्म, पर गेन जो आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट में आ रहा है शॉर्ट टर्म। हां या हां? नाउ इसको सेल करने के बाद आई वांट टू टेक एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। अपना लॉजिक सिंपल है बेटा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। जाओ तो डीप में जाओ। अब समझ, बिल्डिंग इज डिनोटिंग अ नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म बिकॉज इट इज होल्डेड फॉर मोर देन 36 मंथ इन एनी फ्रंट, 12 मंथ से ऊपर, 24 मंथ से ऊपर, 36 मंथ से ऊपर। लेकिन सिंस इट्स अ डेप्रीसिएबल असेट द गेन विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म, गेन शॉर्ट टर्म, लेकिन एग्जाम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के बेसिस पे। असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है लेकिन गेन शॉर्ट टर्म है। बता 54 इसी का एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? हां या हां? मिलेगा। एक बच्ची बोलती है मिलेगा, मेरा भाई बोलता है मिलेगा। मिलेगा या नहीं? अरे दिल क्या कहता है तेरा, कुछ तो बताओ। कितने लोग हाथ उठाओ? मिलेगा 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 मिलेगा। अरे अपना आता है ऊपर उठाइए, ऐसा क्या होता है? ऐसा ऐसा ऊपर उठा। हाँ मिलेगा मिलेगा। हाँ कितने लोग हैं नहीं मिलेगा? हाथ भी बिजी, मुंह भी बिजी। अरे कुछ तो लगता होगा ना रे, जिंदा आत्माओं, कुछ तो लगता होगा। खुदा पे तो रहम कर, उस टीचर पे तो रहम कर। किसको समझा किसके लिए नहीं? अच्छा जो अभी जागे उनको वापस एक बार सवाल पूछ लेता हूं, सुन। अच्छा एक बार सवाल बोलो मेरे साथ। असेट क्या था? बिल्डिंग। कितने साल से होल्ड कर रहा था? 5 साल। मतलब नेचर ऑफ असेट क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। ये असेट पे हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, मतलब ये असेट कौन सा असेट बन गया? डेप्रीसिएबल असेट। डेप्रीसिएबल असेट में क्या कर रहा हूं? सेल। अब डेप्रीसिएबल असेट सेल करेगा तो देखो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आहा, अब जो गेन आया वो बन गया शॉर्ट टर्म। नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म बट गेन शॉर्ट टर्म। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, होता है, होता ही है। नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म बट गेन शॉर्ट टर्म। सर क्या है, इस पॉइंट पे हमने ना सोचा नहीं अब तक। नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म, गेन शॉर्ट टर्म। अब मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, असेट तो लॉन्ग टर्म है, गेन शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के अगेंस्ट में जो एग्जम्पशन मिलता है वो चाहिए। बताओ मैं ले सकता हूं क्या? अच्छा नहीं वाले कोई रीजन बता सकते क्यों क्यों नहीं ले सकता? शो मी द रीजन ऑफ बीइंग नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन एग्जम्पशन। हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे थे, ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? ले सकते हो। ये देखो मेरी फ्रेंड कह रही है मैं तो ले लूंगा। अच्छा क्यों लेंगी बेटा आप? यस शी इज सेइंग वेरी करेक्ट। वो बोल रही है नेचर ऑफ असेट तो लॉन्ग टर्म है ना, गेन छोड़ो कुछ भी आ रहा हो,
नेचर ऑफ एसेट इज लॉन्ग टर्म, एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। अच्छा नई वाला कोई एक आधी मुंह खोल लो, तंबाकू 2 मिनट फेंक के। हाँ बोलो, नई वाला क्यों? चलो मैं जानता हूं तुम्हारी आवाज अब तक निकल नहीं रही है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे बोलता हूं। मैडम आइए अपन झगड़ा करते हैं। मैडम एक बात समझिए, नेचर आपका भले लॉन्ग टर्म है पर गेन तो शॉर्ट टर्म है ना। लेकिन सर उसमें तो लिखा है ना लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए पर गेन तो शॉर्ट टर्म है ना, और शॉर्ट टर्म में से 4 ही मिलते हैं, बी डी ग गा। बी डी ग गा में से कुछ भी ले लो आप, पर इसी ना देंगे हम। डजंट मैटर व्हाट नेचर इज ऑफ। डजेंट मैटर, गेन की बात नहीं चल रही, कैपिटल एसेट की बात चल रही है। अरे पर मैडम गेन तो शॉर्ट टर्म है ना, नेचर ऑफ एसेट कुछ भी रहने दो। सर तो नेचर ऑफ हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं ना, बी डी ग का देंगे, इसी का नहीं देंगे। कैपिटल गेन से रिलेटेड होगा, लेकिन एसेट के लिए तो 54 ईसी है ना, तो उससे रिलेटेड वही है ना। मैडम अब भी नहीं मान रही, मैडम बोल रही नहीं 54 ईसी मिलेगा, क्योंकि नेचर ऑफ एसेट पे बात चल रही थी, टाइप ऑफ गेन पे नहीं। नेचर ऑफ एसेट, टाइप ऑफ गेन पे नहीं। तो फाइनली आंसर क्या आता है तुम्हारा? ऐसा एक सवाल ना तुमने मेरे से पूछना चाहिए था, हो उल्टा रहा है, मैं तुमसे रहा हूं पूछ। तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपको इसका जवाब पता है। यू डोंट वांट टू शेयर विथ मी। भाई आदमी अपन वैसे ही क्रैक है, पढ़ाते वक्त 2 घंटा में वैसे ही पूरा पागल इंसान है। तो खैर कभी अगर दिल करे कि इस पॉइंट पे भी सोचना चाहिए तो सोच लेना, आगे बढ़ते हैं। पूछना आपने था चाहिए मेरे से, सर हमने सोचा था, एक्सप्रेस नहीं किया। यू नो हम सोचते बहुत कुछ है, एक एक्सप्रेस कर देते तो सीए से बाहर जाना पड़ता। आंसर इज and the answer is क्यूरियोसिटी बोलते हैं इसको, कि क्या होने वाला है, ये जरूरी है, बने रहना। आंसर इज यस, आंसर इज यस, मिलेगा। वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक एग्जाम्पशन, फोकस ऑन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट रादर देन व्हाट इज द गेन। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट रादर देन व्हाट इज द गेन। लिखो एग्जाम्पल और थियरी लिखाता हूं इसकी। आए बड़े सीए फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फायनल इज्जत काय नाही बाबा, माझं लग्न करा। ऐसे ना होगा बेटा, थोड़ा तगड़ा करना पड़ेगा काम। Is that done?
exemption depends upon the nature of capital asset. Exemption depends upon the nature of capital asset rather than type of capital gain. If assets has long-term capital asset in nature, but owing to depreciation, gain arise is short term, then exemption for long term capital asset shall be available. हाँ, जब तू इतना डीप जा करके एनालिसिस करेगा ना भाई, इसके बाद बोलना तू कोई भी क्वेश्चन पूछ, अब मैं जवाब देता हूं. If it is done, check. हाँ, अब आया मजा. चलो, तो अब जैसा कि इस केस में भी स्लम सेल में भी अगर मान लो कोई गेन जो आ रहा है ये शॉर्ट टर्म आ रहा है, पर नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म है, क्या एग्जाम्पशन क्लेम किया जा सकेगा? हाँ, बिल्कुल क्लेम किया. सो कंटिन्यूइंग टू स्लम सेल, वॉट एवर इज द नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ विल बिकेम कैपिटल गेन. सो नेट कंसिडरेशन, नेटवर्थ, टोटल एसेट एंड related to this aspect. Game over. This was slum sale. Come to the another section, section 51, forfeiture of advances. Forfeiture of advances. I hope ये section आपको पता होगा. On or after 1/4/2014, it is taxable in IFOS. Before 1/4/2014, forfeited by previous owner, forfeited by assessee. Forfeited by previous owner is ignored. Forfeited by assessee, then reduce the amount forfeited from cost of acquisition or fair market value or cost to previous owner. I hope you understood this. जो भी जैसा भी अवेलेबल होगा उसमें से माइनस करने का एंड देन कैलकुलेट इंडेक्सेशन. if any, and then calculate indexation if any. If it is done बेटा, चलो सुनो, अगर अमाउंट फॉरफिट किया, पहली बात व्हाई यू विल फॉरफिट द एडवांस? ऑन फेल्ड निगोशिएशंस. अब ऐसा कब होता है, जरा ध्यान से सुनना. फेल्ड निगोशिएशन पे फॉरफीचर ऑफ एडवांस कब होता है? लेट्स से दो लोग, अज्यूम दो लोग, राइट?
मिस्टर राज सेलिंग टू मिस्टर रोहन, राइट। मिस्टर राज ने अग्रीमेंट टू सेल किया और इसके तहत एडवांस गया ऑफ ₹2 लाख कि भैया राज और रोहन के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि बॉस मैं तेरे को लैंड सेल करेगा, राइट। रोहन ने बोला यस मैं परचेज करेगा और उसके अगेंस्ट में क्या दे दिया, 2 लाख रुपए का एडवांस दे दिया और उससे साइट मांगी कि बॉस 2 महीने के अंदर हम क्या कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। टू विच बोथ द अग्रीड। 2 महीने राज सर ने वेट किया। 2 महीने बाद राज सर ने रोहन सर को कॉल किया, बोला क्या हुआ भाई, रजिस्ट्री का अभी तक के कुछ हुआ नहीं। उन्होंने 15 दिन का और टाइम मांगा। दोस्ती यारी में 15 दिन और गए, ठीक है। 15 दिन बाद कॉल किया, अरे भाई ये क्या लगा के रखा तूने, तू रजिस्ट्री भी नहीं करा रहा, बैलेंस पेमेंट भी नहीं कर रहा, मेरे पास और भी क्लाइंट थे, मैं उनको बेचता था, उनसे पैसे ले लेता था, मेरे को पैसे की जरूरत है बॉस, तेरे को चाहिए कि नहीं तू डिसाइड कर ले, आखिरी के 5 दिन दे रहा हूं। 5 दिन बाद भी ये रजिस्ट्री नहीं हुई। नाउ व्हाट राज सर इज एक्सपेक्टेड टू डू, forfeit the advances. What is they expected to do? They will forfeit the advances और इसे failed negotiation मान करके पूरा का पूरा छोड़ दिया जाएगा। This 2 lakh rupees is the treatment of forfeiture of advances for राज सर। अगर राज सर को ये 1/4/2014 के बाद मिला है तो it will be taxable under the head of other sources। अगर ये 2014 से पहले मिला है, प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया था, इग्नोर कर दो। राज सर ने फॉरफिट किया तो इसको पहले रिड्यूस करो कॉस्ट में से या फेयर मार्केट वैल्यू में से या कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर में से, एंड देन कैलकुलेट द इंडेक्सेशन, एंड देन कैलकुलेट द इंडेक्सेशन। क्लियर है? दिस इज द पॉइंट, फॉरफीचर ऑफ एडवांसेस। आपको नहीं लगता एक बार चेक करना वाला, हमने 45 पढ़ लिया, 46 47 छोड़ दो, 48 49 50 51 52 53, आपको नहीं लगता ये भी सवाल आपके मन में आना चाहिए था? आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? दीज आर सिंपली डिलीटेड फ्रॉम एक्ट, इसीलिए तुम मेरी बुक में नहीं किसी भी बुक में नहीं पढ़ोगे। जब तुम कैपिटल गेन पढ़ते रहते हो, सेक्शन 52 और 53 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एक्ट से ही डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं रीइटैलिएशन की बात करूं तो सिर्फ तुम्हारा एक ही 2 ही सेक्शन बाकी है, 46 एंड 47। बाकी तुम्हारे कैपिटल गेन के सारे सेक्शन हो चुके हैं। 45 46 47 48 कंप्यूटेशन, 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 50 में वेरियस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 51 फॉरफीचर ऑफ एडवांसेस, 52 53 एग्जिस्ट ही नहीं करता, 54 में एग्जम्पशन। यानी कुल मिला के कैपिटल गेन में तुम्हारे 2 ही सेक्शन बड़े, 46 एंड 47, एंड बोथ टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बोथ टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? तो वही बचा है, वो भी कर लेते, यानी काम खत्म, से प्रॉब्लम बचेंगे। आ जाओ सेक्शन 46 एंड 47, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सबसे पहले बात कर लेते 46, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सुन, रिलायंस कम्युनिकेशन, आपको तो पता ही है इसका क्या हो रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने शेयर होल्डर को, रिलायंस कम्युनिकेशन लेट्स से वाज इन लिक्विडेशन, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, it is not actually, yes or no? So let's assume Reliance Communication, not Jio, Reliance Communication is in liquidation। अब liquidation के अंदर ये बोलता है शेयर होल्डर को कि भाई देख मेरे पास देने को पैसा नहीं है, पर हाँ तू मेरे कैपिटल एसेट ले ले, तू क्या कर ले, मेरे कैपिटल एसेट ले ले। It is not regarded as transfer and there will be no capital gain even though there is relinquishment of right, even though there is relinquishment of right। यहां रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट जरूर है। अब कंपनी अपना असेट उठा के किसको दे रही है? शेयर होल्डर को। इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बोला है आदमी पहली लिक्विडेशन में है, अगर हम टैक्स ले लेंगे तो शेयर होल्डर को पैसा कम जाएगा, लीव इट। हां, पर कंपनी इज लाइबल टू सीडीटी बॉस। सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स,
या डीडीटी भी कहा जा सकता है। क्यों? पूछो ना क्यों, पूछो ना क्यों? बिकॉज इट इज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 222A। ये शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड है 222A के तहत। तो जरा समझना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में है, ये अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, बिकॉज इट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। पर सरकार ने बोला नहीं, तकलीफ हो जाएगी शेयर होल्डर को, मत लो। हां, पर डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A के तहत ये डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। और कंपनी इस पे क्या पे करेगी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, CDT पे करेगी। क्लियर है? वो इनकम टैक्स के अंदर में नहीं आएंगे, कैपिटल गेन पे नहीं करना है, पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जरूर देना है। अब आते हैं सेक्शन 47 के वेरियस ट्रांजैक्शन पे। एक तो तुमको पता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। क्या तुम्हें याद है बॉस? पहला, अगर कोई भी व्यक्ति नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में ट्रांसफर करता है, चलो इस पे एग्जांपल भी बना देते हैं। ये है सीनियर सिटीजन मिस्टर अमिताभ, दे हैव गॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, they transferred it to ICICI बैंक। ICICI बैंक अमिताभ को पैसा देगी और अमिताभ ने अपना घर ट्रांसफर किया है। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड दिस अमाउंट इज, याद करो, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1043। याद आ रहा है क्या? यह है दोनों प्रोविजन का मिला के कंक्लूजन। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। देयर विल बी नो कैपिटल गेन। सो सिंस अमिताभ के हाथ में ये ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा, अमिताभ को कोई कैपिटल गेन ही नहीं देना है, भले ही वो अपना असेट रिलिंक्विश कर रहा हो। दूसरा, ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। मान लो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर देता है, राइट? डोंट यू थिंक अगेन इट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट? डोंट यू थिंक अगेन इट इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट? कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, पर देयर विल बी नो कैपिटल गेन बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर। देयर विल बी नो कैपिटल गेन बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर। पूछो क्यों नहीं माना जा रहा ट्रांसफर? पूछो ना, पूछो ना बेटा। गिफ्ट में देने पे उसको कंसिडरेशन क्या मिल रहा? जीरो। क्या मिल रहा है उसको? कंसिडरेशन जीरो। मैंने मेरा कार उठा करके लेट से गिफ्ट कर दिया, मेरे को कंसिडरेशन क्या मिल रहा? जीरो। तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन ही नहीं हो सकता। लेकिन सामने वाले के हाथ में, आपको नहीं लगता 56(2)(10) गिफ्ट प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? इनके हाथ में गिफ्ट प्रोविजन डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा। यही अगर दोनों रिलेटिव रहे, एग्जाम्प्ट, नॉन रिलेटिव रहे, 50,000 के ऊपर रहा, तो अकॉर्डिंगली गिफ्ट की प्रोविजन अप्लाई कर देना। एवरीबॉडी। तीसरा, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। मान लो एक HUF था जिसका नाम था हमारा HUF, इसमें से 3 लोग अलग हो गए, आवारा, पागल एंड दीवाना। आपको अगर अच्छे नाम चाहिए, CPT, IPCC फाइनल, ये थोड़े अच्छे नाम है। और पहला वाला ही अच्छा था, गुड। आ जाओ, पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ HUF। अब देखो, पार्टीशन होगा HUF का तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होंगे हर को ओनर को या को पार्टनर को,
अलग शब्दों में कहा तो अब ये रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, लेकिन इट वॉज नॉट अ ट्रांसफर एंड हेंस देर विल बी नो कैपिटल गेन। अच्छा, इनके हाथ में गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? गिफ्ट एप्लीकेबल बट exempt cause it's a relative। को पार्टनर और एचयूएफ दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेटिव। प्रोविजन एप्लीकेबल है पर एग्जाम्प्ट है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोलो, रिलेटिव। फोर्थ, ट्रांसफर बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, सॉरी 100% सब्सिडरी कंपनी। ये एक और ट्रांजैक्शन था अगर आपको याद आ रहा हो तो। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है कैपिटल एसेट, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। अज्यूम ऐश्वर्या होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर टू अभिषेक विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। बेटा ये सारे नाम काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी का संबंध इससे पाया जाता है, जीवित या मृत व्यक्ति, तो वो केवल नाम संजोग होगा। वी डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। यस और नो? जरा समझना, ऐश्वर्या इज अ होल्डिंग कंपनी, अभिषेक इज अ सब्सिडरी कंपनी। अब कई बार ऐसा होता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ ट्रांसफर करे कैपिटल एसेट, राइट? इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नो ट्रांसफर, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। क्या सेटिस्फाई हो जाए? बोलो, कंडीशन। पहली कंडीशन, सब्सिडरी कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी। पहली बात, जो सब्सिडरी होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। अगर ये इंडियन है चलेगा। दूसरा, इट शुड बी 100% सब्सिडरी, जिसको हम अलग शब्दों में कह सकते हैं होली ओन सब्सिडरी। क्या कह सकते हैं? बोलो, होली ओन सब्सिडरी। अगर ये होली ओन सब्सिडरी है एंड ये इंडियन सब कंपनी है, तो जितना भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड विल नॉट बी लायबल टू कैपिटल गेन। अच्छा, इसमें एक और वर्ड ऐड कर दो, आपका एक प्रोविजन पढ़ना बच जाएगा। और वाइस वर्सा। सर वाइस वर्सा, अभिषेक ने 100% सब्सिडरी ने भी अगर होल्डिंग को दिया तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। एक प्रोविजन पढ़ना बच गया। तो इसको आप नाम दे सकते हो 4 and 5। इसने इसको दिया या इसने इसको दिया। कमिंग टू 6, ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। नाउ अंडरस्टैंड, ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, राइट? इसने एक वर्क ऑफ आर्ट बनाया। लेट्स से शिवाजी का एक मास्टरपीस आर्ट पीस। आपको तो पता है मुंबई के अंदर में शिवाजी की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, यस और नो? तो उसके अंदर लगाने के लिए एक बहुत बड़ा आर्ट पीस बनाया, दे दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या म्यूजियम को या नेशनल आर्ट गैलरी को, और इसके बदले में कोई पैसा भी मिला होगा। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। बट अगर आप ध्यान देंगे, वर्क ऑफ आर्ट वाज अ कैपिटल एसेट, इसको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 47 ने बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आर्ट प्रमोशन के लिए ये प्रोविजन लाई गई है। किसके प्रमोशन के लिए? आर्ट प्रमोशन। वैसे भी लोग या तो कॉमर्स ले रहे हैं या तो साइंस ले रहे हैं, आर्ट को प्रमोट करने के लिए प्रोविजन लेके आई है। पच मत करो, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ही यही है।
तुमने क्यों नहीं लिया आर्ट, बोलो हाँ सर इट वॉज प्री डिसाइडेड सीए, वो आर्ट लेके भी कर सकते थे। सर क्या है, आर्ट हमने दूसरों के लिए छोड़ा, हम लोग वो बनेंगे जो खरीदेंगे इस आर्ट को ना। अच्छा जी, अनदर पॉइंट, अमलगमेशन, डीमर्जर, एंड शेयर होल्डर्स पोजीशन। यहां पे अगेन हम तीन बातें एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, 7, 8 एंड 9 हम तीन बातें डिस्कस कर रहे हैं, अमलगमेशन में ट्रांसफर, डीमर्जर में ट्रांसफर और उनके शेयर होल्डर का प्रोविजन, शेयर होल्डर का पोजीशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमलगमेशन की। सुन, देयर वर टू कंपनी, शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड, they amalgamated into SK Limited. So Sheela Limited and Kijwani Limited they amalgamated into SK Limited. जाहिर सी बात है जब ये लोग amalgamate होंगे तो all assets and liabilities will be transferred. There will be no capital gain. If point number 1, amalgamated company is an इंडियन कंपनी। अगर एसके इंडियन बनता है, अगर एसके कौन बनता है, इंडियन, काम खत्म। तो शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड, किजवानी इज अ सिंधी सरनेम, सो शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड अगर अमलगमेट होते हैं बनते एसके लिमिटेड। अगर अमलगमेटेड बन के क्या बनते बेटा, एसके लिमिटेड, तो इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ना शीला को कोई टैक्स आएगा, ना किजवानी को कोई टैक्स आएगा, देयर विल बी नो कैपिटल गेन टैक्स। आना चाहिए पर अमलगमेशन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए छोड़ दिया गया है। लेट्स टॉक अपॉन डीमर्जर। दारू लिमिटेड becomes दा लिमिटेड एंड रू लिमिटेड। मैंने आपसे पहले कह दिया ये सारे नाम काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सो नाम पसंद नहीं आया तो यहां लिख देने का शॉर्ट, यहां लिख देने का पौवा लिमिटेड। अरे पढ़ाई में फन होना चाहिए रे, बोर हो जाएगा एक्स वाई के एग्जाम्पल दूंगा तो, एक्स वाई के एग्जाम्पल दे दिया तू बोर हो जाएगा, उससे अच्छा ऐसा कुछ तो भी फन ला के रखने का, राइट। ऊपर लिखने का सिगरेट, नीचे लिखने के दो उसके पैकेट के नाम, करते रहने का पढ़ाई में, ऐसा सब कुछ करते रहने का, इतना सीरियस लाइफ में नहीं होने का बॉस। हाँ चल सुन, अब जाहिर सी बात है ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगा, बोल हाँ। देयर विल बी नो कैपिटल गेन इफ रिजल्टिंग कंपनी, कौन बेटा, रिजल्टिंग कंपनी, कौन सी कंपनी है बेटा, इंडियन कंपनी। सो अमलगमेशन में कोई ट्रांसफर किया या डीमर्जर में कोई ट्रांसफर किया, अमलगमेशन में 2 का 1, डीमर्जर में 1 के 2, राइट। अगर सामने वाला रिजल्टिंग बनने वाला है देयर विल बी नो कैपिटल गेन। अब आते हैं शेयर होल्डर का पॉइंट। मान लो वन ऑफ द शेयर होल्डर मिस्टर कांचा, वन ऑफ द शेयर होल्डर मिस्टर कांचा, ठीक है। मैंने जब तिरुपति जाके ये दिए ना उस टाइम फोटो अपलोड किया मेरा और दर्शन सर का। दर्शन सर को तो कोई पहचान नहीं रहा था, मेरे को बोला कांचा मिला। अभी क्या, पहले तो आया शाकाल, फिर थोड़े दिनों बाद इत्तू से बाल आए तो बोले कांचा, अभी देखते क्या आता। तो सुनो, कांचा ने शीला के शेयर होल्ड करके रखे थे। किसके शेयर होल्ड करके रखे थे, शीला, ठीक है। अब सुन 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 पॉइंट सुन। कांचा ने शीला के शेयर होल्ड करके रखे थे, ये एक्सपेक्टेड था कि इसको शीला से कुछ मिलेगा, डिविडेंड और समथिंग। सुनो, नाउ शीला डिज्ड एंड अमलगमेटेड विथ एसके लिमिटेड,
ना अब उसको शीला की जगह एसके के मिलेंगे शेयर्स. He will get the shares of SK Limited in lieu of शीला लिमिटेड. तुमने अमल कमीशन में ये सब पढ़ा ही है. अरे हाँ, अब उसको किसके शेयर मिलेंगे? एसके के, इन लिeu ऑफ शेयर ऑफ शीला. तो एक दिन एओ उसके पास पहुंच गया, एओ बोलता है नहीं क्या मिला? शेयर्स ना. क्यों इतने सपने लगाते हो? नाउ द पॉइंट इज, तुम्हारे पास अब तक शीला के थे, अब तुम्हारे पास एसके के शेयर है. डोंट यू थिंक शीला के शेयर के बदले एसके के शेयर मिले? इट्स एन एक्सचेंज, यू आर लायबल टू कैपिटल गेन. पॉइंट बराबर है कि नहीं डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट क्या बोल रहा था? अब तक तूने किसके होल्ड करके रखे थे? बोल जल्दी. शीला. अब तुझे किसके शेयर मिल रहे हैं? एसके, इन ल्यू ऑफ शीला शेयर. अंडर एन अमलगमेशन प्रोसेस, consideration should be in shares and fraction should be in cash as per para 3G of AS 14. AS 14 para 3G. कंसिडरेशन में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का एक कंडीशन है. हाँ, मेरे को हो गए 10 साल, बट मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं कल रात में पढ़ के आया हूं ये. हाँ, सो अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा था? देख, अब तक तूने शीला के होल्ड करके रखे थे, अब तेरे को एसके के मिल गए. डोंट यू थिंक इट्स एन एक्सचेंज लायबल टू कैपिटल गेन? कांचा भड़क गया? ये तेरी सटक गई है क्या? ए बाबा सुन, शीला को मैंने नहीं बोला था उधर जा. अभी वो गई तो मैं क्या करूंगा ना. नाउ द पॉइंट इज, डिपार्टमेंट, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को शीला की जगह एसके के मिले ना, यू आर लायबल टू कैपिटल गेन. ये समझा इसको? पहले तो नुकसान है मेरा दोनों तरफ से. मुझे लग रहा था शीला के अंदर डिविडेंड मिलेगा, अब वो गया एसके में, रिजर्व्स चले गए पूरे के पूरे, अब वो डिविडेंड कब मिलेगा भगवान को मालूम. उल्टा तुम मेरे से टैक्स मांग रहे हो. ये कितना सही है? देखिए, सही वही की बातें मत कीजिए, अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा. अच्छा, तो शेयर होल्डर से तुम टैक्स भराओगे, अमलगमेट कोई और हो रहा, अनटैक्स में भरू. मेरे को 2 मिनट बाद क्लिक हुआ, तुम क्यों हंसे? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पॉइंट, बट स्टिल सुनो. मतलब अमलगमेट कोई और हो, टैक्स भरू मैं. मस्त मस्त. आप बताओ, ये सही है या गलत है? इस पे टैक्स आना चाहिए क्या? एक और प्रोविजन ऐड हो गई. इफ अ पर्सन ट्रांसफर हिज शेयर्स और रिसीव्स द शेयर अंडर एन अमलगमेशन और डीमर्जर, it is not regarded as transfer, not liable to capital gain. It is not regarded as transfer, not liable to capital gain. So please add on, if shareholder in amalgamation or demerger receives the share in exchange, it is not regarded as transfer nor liable to capital gain. इज दैट डन? तो ये आ गए 9th तक. 10th, कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम. कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है सर? हाँ, ये पिछले साल का एडिशन था. अब सुन बॉस, म्यूचुअल फंड्स कई स्कीम निकालता है.
मे बी स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, राइट। और यूनिट होल्डर को, किसको बेटा, यूनिट होल्डर को एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है टू स्विच द स्कीम, टू स्विच द स्कीम। क्योंकि कई बार वो लोग ऐसा भी करते हैं कि दो स्कीम को मिला के एक स्कीम बना दी, मतलब 1 और 2 मिला करके बना दिया 1, ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि देख लो, इस स्कीम के अंदर बहुत सारे लोग नहीं आए और इस स्कीम के अंदर बहुत सारे लोग आए, तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा बेनिफिट था, तो इन लोगों को कन्वर्ट करके ला लिया 2 में, और अब 2 ही स्कीम रखी। अब जरा सुनना, यह है कोई यूनिट होल्डर, किसका नाम लो, किसका नाम लो, भाई तेरा नाम बोल, आदित्य, ठीक है। आदित्य वॉज अ स्कीम होल्डर, इन्होंने स्कीम 1 होल्ड करके रखा था, इनको ये स्विचिंग ऑप्शन मिला, इन्होंने स्कीम 2 ले लिया। डोंट यू थिंक इनके हाथ में हो गया एक्सचेंज एंड दे आर लाइबल टू कैपिटल गेन? आहो, क्योंकि अब इनको यूनिट 1 के जगह यूनिट 2 के शेयर्स मिलेंगे या यूनिट 2 के यूनिट्स मिलेंगे, कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था। लेकिन म्यूचुअल फंड में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने बोला नो, दीज आर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन, प्रोवाइडेड, कैसा बेटा, प्रोवाइडेड इक्विटी ओरिएंटेड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ओरिएंटेड ओनली। इफ इट इज डेप्ट ओरिएंटेड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेप्ट ओरिएंटेड। मतलब इक्विटी ओरिएंटेड फंड था, नया इक्विटी ओरिएंटेड फंड में ही कंसोलिडेट हुआ, बेनिफिट मिलेगा। डेप्ट ओरिएंटेड फंड था, डेप्ट ओरिएंटेड फंड में कन्वर्ट हुआ, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड था और वो डेप्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट हुआ, ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं। इस टाइम पे कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इन शॉर्ट इट शुड बी कन्वर्टेड और कंसोलिडेटेड इन सेम कैटेगरी। कुछ समझा? कैटेगरी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, सुधार लेना। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि लिखते लिखते स्पेलिंग भूल जाते हो? मेरे साथ बहुत ऑफनली होता है, लिखते लिखते मैं स्पेलिंग ही भूल जाता हूं। तो मैं ऑनेस्टी रखता हूं और सामने वाले को बता देता हूं मैं भूल रहा हूं, है ना। पर तुमने एग्जाम में ऐसा करना नहीं। मेरा डिग्री हो गया, उनने मेरी गलती एक्सेप्ट कर ली, तुम्हारी शायद ना करे। सो ध्यान से सुनना, इक्विटी इक्विटी में कन्वर्ट हो बेनिफिट मिलेगा, डेप्ट डेप्ट में कन्वर्ट हो मिलेगा, इक्विटी डेप्ट में, डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इन शॉर्ट ये जो कंसोलिडेशन भी है ये सेम कैटेगरी में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? सेम कैटेगरी में होना चाहिए। तुमने अगर अपना रिस्क बदल दिया है देन कैपिटल गेन जरूर आएगा। इज दैट डन? 11th पॉइंट, इलेवेंथ एंड 12th एक साथ डील कर रहे हैं। अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। फालतू पॉइंट है, इसके लिए मैं एग्जांपल भी देना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। अगर अमलगमेशन हुआ बैंकिंग कंपनी का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का, किसका किसका वापस बोलो, बैंकिंग कंपनी का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन नेक्स्ट 13th, कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटर इनटू कंपनी। कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटर इनटू कंपनी। चलो लेट्स फोकस, कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटर इनटू कंपनी। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। हाँ, लेट्स से बाबूराव किराना स्टोर is converted into हेरा फेरी लिमिटेड।
ऐसा कुछ कन्वर्जन, टिपिकली वेरी रेयर कॉम्बिनेशन व्हेन अ प्रोप्राइटर इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अगर ऐसा कुछ करना भी होता है तो वो सबसे पहले एलएलपी में कन्वर्ट होता है। इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। आस्क मी व्हाई। पहली बात, कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो तुरंत कंपनीज एक्ट के गवर्नेंस में आ जाए, क्योंकि एज अ प्रोप्राइटर उसको कोई कंप्लायंस ही नहीं है साल भर। फर्म के भी जो कंप्लायंस है वो बहुत कम है, तो वो अगर प्रोप्राइटर से कन्वर्ट भी होने चाहेगा तो वो फर्म में चाहेगा। बट इट्स अ रेयर सिचुएशन। लेट्स से अगर वो बोलता है कि अब मैं ओपीसी स्टार्ट कर देता हूं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इसके कुछ कंडीशन है। देयर विल बी नो कैपिटल गेन। इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर पहला, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। All assets and liabilities are transferred. Second, consideration should be in shares except for fractions cash. Owner to hold minimum 50% in company and holding for 5 years. So तो 4 कंडीशन है। देखो 4 कंडीशन है। सारे असेट एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाने चाहिए, राइट? कंसिडरेशन के नाम पे कंपनी से सिर्फ शेयर्स आएगा और कुछ नहीं। यस और नो? तीसरा, ओनर ने इसमें कितने परसेंट होल्ड करना है? मिनिमम। एंड फोर्थ बोलो भाई, होल्डिंग पीरियड फॉर 5 ईयर। रोमन में 14 कैसे लिखते रहे? XIV ऐसा? हाँ कसम, ये भी भूल गया मैं। firm into company, there will be no capital gain. All assets and liabilities are transferred. All assets and liabilities are transferred. Consideration only in shares. All partner consolidatedly hold, बोल बेटा कितना परसेंट? 50%। होल्डिंग मिनिमम फॉर 5 ईयर्स। एक फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है, इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। एक्चुअली 5। ऑल पार्टनर टू बिकेम शेयर होल्डर। ऑल पार्टनर टू बिकेम शेयर होल्डर। If it is done, चलो लेट्स चेक। फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, इतनी कंडीशन, यहां तक के कोई चेंज नहीं आया। 15 काम का है। प्राइवेट ऑब्लिक अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। इसे थियरी में बहुत ज्यादा पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस अब तक है। 47(13)B, इस प्रोविजन का नाम है 47(13)B।
तो इसे इस नाम से भी बुलाया जा सकता है 4713B, इसे ऐसे भी बुलाया जा सकता है प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, all assets and liabilities are transferred, all shareholder to become partner, consolidated holding not less than 50%, turnover in 3 previous year do not exceed 60 लाख। ये पिछले साल का अमेंडमेंट जो अब तक नहीं पूछा। असेट्स इन 3 previous year does not exceed 5 crore। Asset in 3 previous year does not exceed 5 crore। Is that done? ये था वो पॉइंट जो आपको पढ़ना है, जिसके लिए आपको पूरा सेक्शन ऊपर से नीचे तक पढ़ाया गया है। इसमें ये कंडीशन ऐड हो गई, द असेट इन 3 प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। हालांकि अमेंडमेंट पिछले साल का है बट काम का है, हां या हां, दैट्स इट। दिस वाज सेक्शन 46 एंड 47। नाउ आई जस्ट रिकॉल यू 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54. Had we done all the sections? Game over. हमने सारे के सारे प्रोविजंस पढ़ लिए। कैपिटल गेन के सारे प्रोविजंस यहां कवर होते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू द पेजेस अगेन। एक बार वापस सारे पेजेस से जाओ, और कोई डाउट आ रहा होगा तो प्लीज देख लो। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वर्चुअल देख रहे हैं, प्लीज आप अपने लेवल पे मैनेज कीजिए, किसी सीनियर से पूछ लीजिए, एक बार बुक पढ़ लीजिए, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। मैंने उतना डिटेल में ले लिया है इसको। मैं आपको एकदम सीधी बात बताऊं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है कैपिटल गेन का, आप अपने रेगुलर बुक से कंपेयर कर लेना। बस जो नोट्स दे दी वो शॉर्ट्स दे दी, एग्जाम से एक दिन पहले आपने बस ये भी रेफर कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, मेरा गारंटी है साहब। इससे शॉर्ट नोट्स अगर किसी के भी मिल रहे होंगे प्लीज वो ले लेना। आपने को ऐसा कुछ नहीं है कि अपना ही चाहिए अपन ही तोप है, नहीं। आई होप अब तक आपने किट बाय कर लिया होगा डीटी का पूरा फ्रॉम वी स्मार्ट, आई होप। इफ नॉट कर लो।
इज दैट डन? जस्ट गो थ्रू इट. बातें करने से अच्छा एक बार देख लो. बातें करने से अच्छा एक बार देख लो फटाफट. Okay, thank you.